हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे रेगुलरली। तो बच्चों, जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था, टेस्ट पेपर डिस्कशन चल ही रहा था और मैं आप लोगों को बोला था कि वो पार्ट 1 था, 1 to 15 तक था क्वेश्चन। तो आज हम लोग 16 से लेकर 25 तक क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16। आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देख के एक बार ट्राई करो। जिन लोगों ने क्वेश्चन किया है बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं किया है क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो और खुद से आंसर बनाने के लिए ट्राई करो। देखो, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन खुद से ट्राई किया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 इज आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ He प्लस इज 19.6 इंटू 10⁻⁻18। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन को तुम चाहे तो बहुत वे में सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जो सबसे इजी प्रोसेस है, देखो अगर आप लोग ऐसे बोलोगे पहले आयनाइजेशन ऑफ He प्लस से रिलेशन निकालोगे लिथियम के लिए, फिर लिथियम का N=1 के लिए एनर्जी निकालोगे, वो बहुत टाइम टेकिंग है। सिंपल चीज़ बच्चों क्या कर सकते हैं, देखो दोनों के लिए N=1 ही है, ठीक है ना, दोनों के लिए N=1 ही है। तो ये केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, IE ऑफ Li2 प्लस डिवाइडेड बाई IE ऑफ He प्लस, ये क्या होगा बच्चों, दिस विल बी द स्क्वायर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, Z ऑफ Li डिवाइडेड बाई Z ऑफ लिथियम, सॉरी Z ऑफ LiS, Z ऑफ Li डिवाइड बाई Z ऑफ हीलियम, इसका स्क्वायर। ये कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर है, ठीक है ना। I ऑफ Li बाई I ऑफ He इक्वल्स टू Z ऑफ Li बाई Z ऑफ He का होल स्क्वायर, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर है। याद होगा अगर फॉर्मूला आप लोगों को Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर फैक्टर आ रहा था, ठीक है बच्चों। तो लिथियम के लिए क्या होगा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 और ये क्या है 2 है, यानी कि 3/2 का स्क्वायर विच इज 9/4, ठीक है ना बच्चों। ये यहाँ से क्या रिलेशन मिल जाएगा, IE ऑफ Li2 प्लस इज इक्वल्स टू 9/4 ऑफ IE ऑफ He प्लस, ये लिख सकते हैं हम लोग। और He प्लस का क्या गिवन है, 19.6 इंटू 10⁻⁻18। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 9/4 इंटू 19.6 इंटू 10⁻⁻18 और यहाँ पे जूल एटम इनवर्स, ये लिख सकते हैं हम लोग 9/4, ठीक है ना बच्चों। तो इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, 4 4 जा 16, इसको एक बार कैलकुलेट करो, 9 इंटू 4 4 जा 16 आ रहा है 3 6 4.9, ये ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। 4.9 इंटू 9 कितना होगा, 4.9 इंटू 9 होगा 490 माइनस 49 विच इज़ 551 यानी कि 4.51 आएगा। तो ये कुछ आएगा 10⁻⁻18 है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 9 सॉरी 45.1 इंटू ये 45.1 आएगा। तो इसका आंसर आएगा 45.1 इंटू 10⁻⁻18, ये आ रहा है, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं और हम लोग, अगर यहाँ पे आंसर 45.1 इंटू 10⁻⁻18 है, अगर इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टू द पावर, चेक कर लो एक बार, ये आंसर आ रहा है क्या, 4 इंटू 19.6 विच इज़ 4.9, यस 4.9 इंटू 4 4 जा 16 3649, यस इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। 4.9 इंटू 9 इज़ 45.1 इंटू 10⁻⁻18, ये भी सही है। तो और क्या होगा, यस 45.1 इन 10⁻⁻18, ये आ रहा है। अब देखो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम गिवन है, अब क्या कर सकते हो तुम लोग, जब एनर्जी निकालोगे तो माइनस मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है। तो आंसर क्या होगा, बस जब एनर्जी निकालोगे एनर्जी के लिए क्या कर दो, ये वैल्यू में बस माइनस लगा दो, काम खत्म। माइनस ऑफ IE ऑफ Li2 प्लस, सिंपल, ठीक है ना। अगर वो आयनाइजेशन एनर्जी है तो एनर्जी क्या होगा, नेगेटिव ऑफ दिस वैल्यू, दैट इज द सिंपलेस्ट आंसर दैट यू कैन गेट, ऑल राइट। तो आई होप ये आंसर आप लोगों का सही आया होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 इज क्वाइट ईजी।
इफ़ यू विल सी द क्वेश्चन नंबर 17, पूछा है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस कौन सा है। बच्चों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस यानी कि उनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा। तो आप लोग चारों ऑप्शन में ट्राई करो, चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर सही आ रहा है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जिन लोगों का सही आंसर आया है बहुत अच्छी बात है। बच्चों क्वेश्चन नंबर बी में देखो, ऑप्शन नंबर बी में अगर इलेक्ट्रॉन नंबर काउंट करेंगे 7 + 8 कितना आ रहा है 15, 15 से 1 गया, ये आ गया 14, 6 + 6 12, 12 + 2 14, 6 + 7 13 + 1 14, 7 + 7 14। तो ये आ गया बच्चों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बच्चों पूछा है मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट और 4 ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे करेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, n होल इंटू n+2 का रूट ओवर और bm यानी कि बोर मैग्नेटॉन इसको बोलते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला n होल इंटू n+2 का रूट ओवर b इंटू m, यानी कि इन चारों में नंबर ऑफ, ये n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इन चारों में जिसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट, उसका आ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो मैग्नीशियम का तो नहीं आने वाला, खुद से कैलकुलेट कर सकते हो मैग्नीशियम का, क्योंकि मैग्नीशियम +2 अगर करते हैं हम लोग तो वो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 उतना तक आएगा, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे Ti+3 अगर देखेंगे टाइटेनियम का कितना हो, तो स्कैंडियम टिटेनियम टाइटेनियम यानी कि 21 22, ठीक है ना। 22 सब क्या करो 3 माइनस करो। तो उसमें देखो कैलकुलेशन कैसे करना है, 1 सेकेंड, कैल्शियम आर्गन पोटेशियम कैल्शियम स्कैंडियम टाइटेनियम 21 22, यस इसका 22 टाइटेनियम स्कैंडियम टिटेनियम वैनेडियम और आयरन का तो 26 ही है, ठीक है। अब देखो इसमें से क्या करना है, हम लोग कॉन्फ़िगरेशन से हटाएंगे। टाइटेनियम का अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। पहले टाइटेनियम का बना ही लो, देखो कैसे करना है मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। पहले टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखो 22 का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 फिर 3d2 4s2 3d2। फाइनल में क्या होगा इसका ये जाएगा आर्गन तक 18, फिर उसके बाद 4s2 3d2 ये आएगा, करेक्ट है ना 4s2 3d2, क्योंकि 18 + 4 22, यस ऑल राइट। जब हम लोग टाइटेनियम +3 करेंगे, टाइटेनियम +3 यानी कि पहले क्या होगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन चला गया। अब डी में बचा, डी में से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, यानी कि इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा 3d1। देखो बच्चों 4s और 3d में 4s का एनर्जी 3d से कम है, लेकिन जब हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालेंगे पहले 4s से निकालेंगे। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, फिर उसके बाद यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकालो, क्योंकि 4s आउटर है ना, आउटर मोस्ट सेल है। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, तो बचता है 3d1, तो इसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता है। अब 23 के लिए देखते हैं पहले, तो यहाँ पे बस एक और थोड़ा सा चेंज कर दो 4s2 3d3, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि अनपेयर्ड कितना बचेगा 2 इलेक्ट्रॉन। कैसे देखो, अब 3d का अगर मैं ऐसे बनाऊँ, यहाँ पे 1 2 3 था, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है 2, और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है 1। अब आयरन के लिए देख लो, आयरन क्या होता है 4s2 3d6, आयरन क्या होता है बच्चों 4s2 3d6। तो अगर मैं 4s2 3d6 लिखूँ यहाँ पे, मान लो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 है, तो आयरन से हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। अब 3d6 पूरा बचा है, 3d6 में इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चों 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से Fe2+ में। तो ऑब्वियस सी बात क्या है, सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसका है बच्चों Fe2+ का, यानी कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी सबसे ज़्यादा होगा। तो कौन सा आंसर सही होगा, द करेक्ट आंसर इज Fe2+। Fe2+ इज द करेक्ट आंसर, इसका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 19 था कि साई क्या रिप्रेजेंट करता है। बच्चों 4 ऑप्शन था, वेव फंक्शन, वेव और ऐसे 3-4 के ऑप्शन थे। तो इसका सिंपलेस्ट आंसर होगा साई रिप्रेजेंट करता है हमेशा वेव फंक्शन। क्या आंसर होगा बच्चों, वेव फंक्शन। मैंने स्क्रोडिंजर्स इक्वेशन और क्वांटम्स के ऊपर कुछ वीडियोस बनाए हैं, एक वीडियो बनाया है, तो आप लोग जाके उसको चेक कर सकते हो। मतलब क्वांटम मैकेनिक्स में ज़्यादा डिटेल्स में तो नहीं गया हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी बोला हूँ कि क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर
डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा जो क्वांटम मैकेनिक्स नॉर्मली बैचलर्स लेवल पे यूज होता है उसके बारे में डिस्कशन करूंगा मैं। लेकिन 11th-12th में ज़्यादा क्वांटम मैकेनिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस है नहीं और स्क्रोडिंजर्स इक्वेशन से भी उतना क्वेश्चन आता नहीं है। सो देयर इज़ नो पॉइंट टू वरी अबाउट दिस थिंग। तो साई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? साई रिप्रेजेंट्स द वेव फंक्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 20 को देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 में है इलेक्ट्रॉन ड्रॉप्स फ्रॉम n = 4, 5, 6 टू n = 1। तो एमिशन जो हो रहा है वो कौन से रीजन में होगा, कौन से स्पेक्ट्रम में होगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। यूवी लाइट, विजिबल, IR और रेडियो वेव्स। इसका बच्चों मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताया हुआ था। वो ट्रिक अगर आप लोगों को याद हो, मैंने क्या बताया हुआ था बच्चों? UVIQF। क्या बताया था बच्चों? UVIQF। इसका मतलब क्या है? UVIII फिर उसके बाद F, ये बताया था मैंने। ये किसके लिए बच्चों? n = 1 यानी कि अल्ट्रा वायलेट, n = 2 के लिए वायलेट। फिर इंफ्रारेड क्या है? इंफ्रारेड है n = 3, n = 4, n = 5 के लिए, n = 6 के लिए बच्चों फार इंफ्रारेड। याद रहेगा आप लोगों को UVIQF, अल्ट्रा वायलेट, वायलेट, इंफ्रारेड, 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 फिर यहाँ पे फार इंफ्रारेड। तो बच्चों यहाँ पे सीधी सी बात है यार, देखो n = 1 है, यहाँ पे n = 1 है, n = 4, 5, 6 से ऐसे आ रहा है। तो ये जो सीरीज है उसका एंड कहाँ पे हो रहा है? n = 1। n = 1 के लिए क्या है? U क्या होता है? UV लाइट। तो जैसे मैंने फॉर्मूला बताया हुआ था, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? UV लाइट। सीधी सी बात है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करो और क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। और बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 20 तक यहाँ पे ख़त्म होता है और 5 इंटीजर टाइप क्वेश्चन थे, जो 5 इंटीजर टाइप क्वेश्चन को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्यों बच्चों? तो इंटीजर टाइप क्वेश्चंस देखते हैं। इंटीजर टाइप क्वेश्चंस ये 5 क्वेश्चन था। आई होप आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करो ये क्वेश्चंस को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी आप लोगों के वापस से रिविजन हो जाएंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 देखो। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन सेंटर इन क्लोरमफेनिकोल। बच्चों जब मैंने हैलो एल्केन्स, हैलो एरिन्स चैप्टर पढ़ाया था, आप लोगों को बहुत बार बोला हुआ था कि जो भी स्ट्रक्चर्स मैं बोल रहा हूँ, स्ट्रक्चर्स को अगर पॉसिबल है आप लोग उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला याद रख सकते हो बाय प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर टाइम्स। नहीं तो अपने कॉपी के साइड में जब आप लोग मतलब नोट्स बना रहे हो, उसके साइड में लिख लो क्लोरमफेनिकोल या फिर उसका कितना कायरल कार्बन सेंटर, हेक्सामिथेनॉल उसका कितना कायरल कार्बन सेंटर। तो ऐसे करके आप एक नोट बना सकते हो, क्योंकि बच्चों क्लोरमफेनिकोल का कायरल कार्बन सेंटर कितना है ये 2020 में जेईई मेंस क्वेश्चन में आया हुआ था। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, जेईई 2020 में आया था ये क्वेश्चन, जेईई 2020 में आया था ये क्वेश्चन। तो बच्चों क्लोरमफेनिकोल सेंटर अगर आप लोगों को याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो अभी से प्रैक्टिस करो उसको कैसे याद रख सकते हो। तो बच्चों क्लोरमफेनिकोल का जो स्ट्रक्चर है बच्चों इस तरह का होगा। वो यहाँ पे NO2 का ग्रुप होगा, तो डायरेक्ट NO2 लिख देता हूँ। और फिर यहाँ पे बच्चों ऐसे, यहाँ पे एक OH ग्रुप, यहाँ पे OH ग्रुप, यहाँ पे NH, ये होता है बच्चों क्लोरमफेनिकोल का स्ट्रक्चर। बच्चों क्लोरमफेनिकोल में अभी देख ही लो, कायरल कार्बन सेंटर अगर हम लोग चेक करेंगे तो कायरल कार्बन सेंटर कौन सा है? कायरल कार्बन सेंटर यानी कि 4 ग्रुप डिफरेंट होंगे। तो इस सेंटर पे देख लो बच्चों, ये वाले पर्टिकुलर सेंटर पे अभी क्या हो रहा है? एट दिस पर्टिकुलर सेंटर ये ग्रुप अलग है, यहाँ पे ये ग्रुप तो अलग, यहाँ पे OH ग्रुप, यहाँ पे H ग्रुप, तो चारों डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं दिस कार्बन पे। तो ये कार्बन क्या हो गया बच्चों? कायरल कार्बन हो गया। अब ये वाले ग्रुप पे देख लो, यहाँ पे एक ऐसे ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे एक डिफरेंट ग्रुप, ये वाला पार्ट, यहाँ पे NH एक डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा। तो 4 डिफरेंट ग्रुप है, यानी कि ये कार्बन सेंटर भी क्या होगा? कायरल कार्बन सेंटर हो जाएगा। और किसी में भी नहीं होगा बच्चों, तो वो सेंटर, दोनों सेंटर क्या हो गए? कायरल कार्बन सेंटर। तो टोटल क्लोरमफेनिकोल में कितना कायरल कार्बन सेंटर आ गया बच्चों? टोटल क्लोरमफेनिकोल में आ गया 2 कायरल कार्बन सेंटर्स। तो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज 2। क्लोरमफेनिकोल में टोटल 2 कायरल कार्बन सेंटर्स है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 इज वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ो उसको, क्वेश्चन को अच्छे से। पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ एल्कीन्स पॉसिबल बाई
डिहाइड्रोब्रोमिनेशन, ऑलरेडी एलिमिनेशन लिख ही दिया है डिहाइड्रोब्रोमिनेशन। कंपाउंड क्या है बच्चों, 3-bromo-3-साइक्लोपेंटाइल हेक्सेन और यूजिंग अल्कोहलिक केवच। बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर करके दिया है। मैंने आप लोगों को क्या बोला था बच्चों, जब अल्कोहलिक केवच और एक्वेस केवच में हम लोग देखते हैं, एक्वेस केवच से SN होता है सब्स्टिट्यूशन SN2, और अल्कोहलिक केवच से क्या होता है बच्चों, E2 होता है। तो पहले बनाएंगे हम लोग 3-bromo-3-साइक्लोपेंटाइल हेक्सेन। स्ट्रक्चर कैसा होगा बच्चों उसका, हेक्सेन यानी कि 6 1 2 3 4 5 6, ऑल राइट, 1 2 3 4 5 6। फिर उसके बाद बोला है हेक्सेन के बाद 3-bromo-3-साइक्लोपेंटाइल। अच्छा 1 1 2 3, 3 पोजीशन पे ब्रोमो, 3 पोजीशन पे और क्या लगा है बच्चों, साइक्लोपेंटाइल ग्रुप लगा है। तो साइक्लोपेंटाइल यानी कि ये बन गया 3-bromo-3-साइक्लोपेंटाइल हेक्सेन, दिस इज द कंपाउंड। बच्चों इसका अगर डिहाइड्रोब्रोमिनेशन होगा यानी कि ब्रोमीन, और यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा बच्चों, यहाँ पे E2 होगा, यानी कि कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं होगा। ब्रोमीन और उसके अल्फा पोजीशन से बीटा, मतलब अल्फा बीटा एलिमिनेशन जब होगा, ब्रोमीन और उसके एडजेसेंट पोजीशन से हाइड्रोजन जाएगा और मोर स्टेबल एल्किन हम लोग फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन टोटल नंबर ऑफ एल्किन्स पूछा है, तो पहले क्या करेंगे देखो बच्चों, यहाँ पे ब्रोमीन अगर गया यहाँ से, इसका अगर हम लोग करेंगे क्या, अल्कोहलिक KOH, और यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, E2 हो रहा है, तो E2 में क्या होगा, माइनस HBr होगा, डिहाइड्रोब्रोमिनेशन। अगर ऐड करते हैं हाइड्रोब्रोमिनेशन, रिमूव कर रहे हैं तो डिहाइड्रोब्रोमिनेशन। तो बच्चों क्या क्या पॉसिबिलिटी है ज़रा एक बार देख लो। अगर पॉसिबिलिटी के बारे में मैं बोलूँगा यहाँ पे, तो पॉसिबिलिटी क्या आ रहा है, अगर ब्रोमीन यहाँ पे लगा हुआ है तो उसका एडजेसेंट पोजीशन कौन से, ये वाला पोजीशन, दिस पोजीशन एंड दिस पोजीशन, ये तीनों पोजीशन से हाइड्रोजन जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर सोच लो यहाँ से ब्रोमीन गया और यहाँ ये पोजीशन से गया हाइड्रोजन, तो क्या फॉर्मेशन होगा, ये ऐसे है, यहाँ से ब्रोमीन गया, यहाँ से ब्रोमीन गया, यहाँ से हाइड्रोजन गया, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, तो आ गया यहाँ पे ऐसे साइक्लोपेंटाइल ग्रुप है ऐसे, तो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, पहला कंपाउंड, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, देख सकते हो अच्छे से। अब सोचो ये ब्रोमीन गया यहाँ से और हाइड्रोजन यहाँ से गया, तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 3 पोजीशन पे साइक्लोपेंटाइल ग्रुप, इन दोनों में गया तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, तो आ गया इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, सही है। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ से गया तो इन दोनों के बीच में आएगा डबल, तो कंपाउंड क्या होगा बच्चों, ये ऐसे और यहाँ पे ऐसे। बच्चों ये तो हो गया सिंपल सी बात, ये बच्चों प्रीवियस IIT का एक क्वेश्चन है, प्रीवियस IIT JEE का एक क्वेश्चन है ये। आप लोगों ने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा तो इस क्वेश्चन को देखा होगा आप लोगों ने। देखो बच्चों यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड के अराउंड हम लोग अभी सिस ट्रांस नहीं कर सकते क्योंकि अलग अलग ग्रुप से। तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड अगर फ्री है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो होगा ही, ये ग्रुप हाइड्रोजन है। जब भी बच्चों टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए पूछे ना, तो हमेशा थोड़ा आइसोमेरिज्म के बारे में सोच लेना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा होगा, यहाँ पे CH3 ग्रुप है और ये वाले कार्बन पे एक दूसरा ग्रुप है, यहाँ पे साइक्लोपेंटाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग E और Z ऐसे दो प्रोडक्ट कर सकते हैं, एक E होगा एक Z होगा, ठीक है ना, एंगेगन एंड जुसामेन, दो प्रोडक्ट कर सकते हैं E एंड Z। जैसे सीसन ट्रांस होता है वैसे प्रायोरिटी के हिसाब से हम लोग E एंड Z कर सकते हैं, इसका दो प्रोडक्ट आ गया। अब ये जब डबल बॉन्ड है, इसके अराउंड में 4 डिफरेंट ग्रुप है, तो ये भी क्या पॉसिबल हो सकता है, E एंड Z, तो इसका दो प्रोडक्ट आ गया, इसका भी दो प्रोडक्ट आ गया। एक तो E फॉर्म हो सकता है, एक Z फॉर्म हो सकता है, यहाँ पे एक E हो सकता है, एक Z फॉर्म हो सकता है। लेकिन ये वाले कंपाउंड में देखो बच्चों, डबल बॉन्ड जिस कार्बन से लगा हुआ है वो एक एंटायर ग्रुप से जुड़ा हुआ है, एंटायर ग्रुप से। तो प्रायोरिटी कैसे देखेंगे, जहाँ से लगा हुआ है वहाँ से क्या करो, ऐसे डिवीजन कर दो। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट भी वही है। अगर आप लोगों ने EZ पढ़ा होगा, देखो बच्चों यहाँ पे कोई अगर दूसरा ग्रुप लगा होता तो हम लोग EZ कर सकते थे, लेकिन ये वाले ग्रुप पे अगर हम लोग प्रायोरिटी देखेंगे, यहाँ से जाएंगे CH2 एंड सेम, फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो वी आर गेटिंग द सेम। सो व्हाट विल हैपन हियर, ये दोनों साइड सेम हो रहे हैं तो यहाँ पे EZ पॉसिबल नहीं होगा, यहाँ पे बस एक ही ग्रुप पॉसिबल होगा एंड दैट इज दिस वन। तो यहाँ पे टोटल कितना प्रोडक्ट आ गए,
इसका आ गया ई एंड जेड, इसका आ गया ई एंड जेड एंड इसका बस एक ही प्रोडक्ट आ गया। तो टोटल कितना आएगा बच्चों 2 + 1 विच इज़ 5। तो टोटल प्रोडक्ट बच्चों कितना आ गया, टोटल प्रोडक्ट आ गया 5। सो द राइट आंसर इज 5। पहले वाले में ई एंड जेड पॉसिबल होगा, सेकेंड वाले में ई एंड जेड पॉसिबल होगा एंड इन द थर्ड वन व्हाट वी आर गेटिंग ओनली 1 प्रोडक्ट। बच्चों अगर इसमें क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे स्टेबल कौन सा है तो कैसे देखेंगे, चलो देखते हैं इसका। यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो अल्फा हाइड्रोजन एटम चेक कर लो, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम, फिर यहाँ पे तो एक ही है ना, ये एक बॉन्ड है, ये कार्बन 1 2 2 बॉन्ड बना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन 3 1 4 और यहाँ पे 2 6, यहाँ पे देख लो 2 2 4 1 5 और यहाँ पे कितना हो रहा है डबल बॉन्ड के अराउंड, यहाँ पे 2 4 यहाँ पे 2 6 यहाँ पे 2 8, टोटल 8। तो लास्ट वन इज द मोस्ट स्टेबल वन। अगर स्टेबिलिटी के बारे में पूछे, एल्कीन का अगर स्टेबिलिटी पूछा जाए तो क्या करना, हमेशा उसके अल्फा हाइड्रोजन एटम्स चेक करना डबल बॉन्ड के अराउंड, जो सबसे ज़्यादा होगा वो क्या होगा, सबसे स्टेबल कंपाउंड होगा। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों को ईजिली समझ में आ गया होगा। बच्चों एक था, दोनों ही जेई के क्वेश्चन है, एक जेई मेंस में आया हुआ था और एक जेई एडवांस में आया था, यानी कि आईआईटी जेई में आया हुआ था जब आईआईटी जेई हुआ करता था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लो बच्चों एक बार। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा है, एक सेट क्वांटम नंबर दिया है और इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है वो पूछा है। तो बच्चों अगर n = 4 गिवन है और यहाँ पे ml का मॉड = गिवन है 1, द मॉड ऑफ ml इज 1 एंड ms = -½ ये वैल्यू गिवन है, ms = -½ तो बच्चों ml का मॉड अगर 1 होता है तो हमसे क्या वैल्यू निकाल सकते हैं, ml का वैल्यू +1 है और ml का वैल्यू -1 भी है, ठीक है ना। और ms का वैल्यू क्या है, यहाँ पे ms का वैल्यू -½ है और n = क्या गिवन है, n = 4 गिवन है। ऑल राइट, अगर n = 4 गिवन है, ml = +1 और -1 गिवन है और ms -½ है, तो बच्चों गिवन क्या नहीं है, गिवन नहीं है l का वैल्यू, क्योंकि ml वैल्यू डिपेंड करता है l वैल्यू के ऊपर। अगर देखेंगे हम लोग ml क्या होता है, ml इज़ फ्रॉम -L to 0 to +L, ये होता है ना, ml इज़ -L to 0 देन +L। तो सिंपली अगर हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे n = 4 के लिए l वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 3 2 1 ये हो सकता है एंड 0 0 0 1 2 3, क्योंकि l का वैल्यू क्या होता है 0 से लेके n-1 तक, तो 0 से लेके n-1 तक है। अब देखो l के इन चारों वैल्यू में से कौन से वैल्यू ml को सेटिस्फाई करेंगे, ये सोचो एक बार। l = 0 के लिए कभी भी ml -1 +½ नहीं होगा, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो कंसिडर कौन सा करेंगे, l का वैल्यू 3 2 और 1 को कंसिडर करेंगे। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आएगा, देखो N4 L3 ml +1 ms -½ एक इलेक्ट्रॉन हो गया, तो वैसे ही N4 L3 ml -½ ms -½ और एक इलेक्ट्रॉन हो गया, तो टोटल कितना हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, किसके लिए, L = 3 के लिए, यानी कि n = 4 L = 3 और ml का मॉड = 1 ms = -½ के लिए 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अभी देखो n = 4 L = 2 ml का मॉड = 1 ms = -½ के लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। n = 4 L = 1 ml का मॉड = 1 ms = -½ के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 6, ठीक है ना बच्चों, द राइट आंसर इज 6। आई होप यू गॉट द आंसर, ठीक है। अब बच्चों देखो रेडियल नोड ऑफ 3p पूछा है। रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या है बच्चों, सम ऑफ रेडियल नोड ऑफ 3p, यानी कि रेडियल नोड ऑफ 3p और एंगुलर नोड ऑफ 4f, इन दोनों का सम पूछा है। बच्चों रेडियल नोड का फॉर्मूला मैंने क्या बताया हुआ था, n-l-1, और एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या है बच्चों, l है। अब देख लो रेडियल नोड ऑफ 3p अगर निकालेंगे, इसका n वैल्यू
3 और इसका L वैल्यू, P का L वैल्यू 1 और इसका -1 तो है, 3 - 1 - 1 कितना आ गया बच्चों, दिस इज 1। अब 4F के लिए F का L वैल्यू कितना होता है बच्चों, F का L वैल्यू इज 3, 0 1 2 3 SPDF, सो दिस इज 3। तो एंगुलर नोड ऑफ 4F इज 3 एंड रेडियल नोड ऑफ 3P इज 1। ये फॉर्मूला क्या याद रखना है बच्चों, रेडियल नोड किसका कैसे निकालेंगे, n - L - 1 और एंगुलर नोड निकालेंगे L वैल्यू। तो टोटल यहाँ पे रेडियल नोड हो गया 1, एंगुलर नोड हो गया 3। तो क्वेश्चन पूछा है कि सम ऑफ रेडियल नोड ऑफ 3P एंड एंगुलर नोड ऑफ 4F। तो टोटल आंसर कितना होगा बच्चों, 1 + 3 विच इज 4। तो टोटल आंसर हो गया 4। तो राइट आंसर इज 4। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 को देख लो। पूछा है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज। क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज। बच्चों एनर्जी और लैम्डा का अगर वैल्यू देखेंगे, एनर्जी जितना ज़्यादा होगा लैम्डा उतना छोटा होगा, क्योंकि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। फॉर्मूला क्या है बच्चों, E = hc डिवाइडेड बाई लैम्डा, E = hc डिवाइडेड बाई लैम्डा, ये फॉर्मूला है। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज यानी कि जो ट्रांजिशन सबसे छोटा होगा। अब देख लो ये n = लाइमन बाल्मर, यानी कि बाल्मर का n1 कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है। लाइमन बाल्मर n1 = 2, उसके बाद क्या आता है, ये वैल्यू 3 आता है, फिर ऐसे चलते चलते इन्फिनिटी आता है। बच्चों ये ट्रांजिशन सबसे छोटा है, n1 = 2 से n2 = 3, सबसे छोटा ट्रांजिशन फॉर बाल्मर सीरीज, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी गैप कम है। n1 = 2, n2 = इन्फिनिटी के लिए एनर्जी गैप ज़्यादा है। तो यानी कि जिसका एनर्जी गैप ज़्यादा होगा उसका वेवलेंथ छोटा होगा, ऐसे छोटा होगा, और जिसका एनर्जी गैप कम है उसका क्या होगा, वेवलेंथ बड़ा होगा। तो यानी कि एनर्जी जितना ज़्यादा वेवलेंथ उतना छोटा। तो सिमिलरली एनर्जी जितना छोटा लैम्डा उतना बड़ा। तो यानी कि सबसे लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन कौन सा होगा, शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन। तो बाल्मर के लिए शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन क्या है, n1 = 2 एंड n2 = 3। तो सिंपली 1/λ फॉर्मूला लगा दो, r होल इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, और r का वैल्यू क्या पुट करना है बच्चों। अच्छा इस वाले क्वेश्चन में एक ट्रिक क्या है बच्चों, मैंने आप लोगों को बोला हुआ था क्लास के दौरान कि 1/r का वैल्यू 911.5 एंगस्ट्रॉम लेना है। 1/r का वैल्यू 911.5 एंगस्ट्रॉम। तो सिंपली बच्चों आंसर अगर इसका करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, देखो ये r हो गया 1/4 माइनस 1/9, तो नीचे तो 36 रहेगा। अगर 36 है ये क्या है 9 - 4 ये क्या आ गया 5 आ गया। तो 1/λ है r होल इंटू 5/36, तो लैम्डा क्या आएगा बच्चों, लैम्डा आ जाएगा 36/5 इंटू 1/r। तो 36/5 इंटू ये आंसर क्या होगा 36/5 इंटू 911.5। इसका आंसर निकालो बच्चों और सिंपली आंसर हो जाएगा। इसका आंसर नियरली इक्वल टू 6562.8 एंगस्ट्रॉम ऐसा कुछ आ रहा है। और एक बात बच्चों बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर क्वेश्चन में एंगस्ट्रॉम पूछा है ना, देखो क्वेश्चन में पूछा है इन एंगस्ट्रॉम, तो यहाँ पे आपको एंगस्ट्रॉम में लिखना है। आप खुद से नानोमीटर, मीटर, पिकोमीटर, डेकामीटर ऐसा करके नहीं लिख सकते, आपको जो पूछा है उस हिसाब से लिखना है। अगर आर्मस्ट्रॉन्ग में पूछा है तो आपको आंसर यही लिखना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों का ये 25 क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी ही मैं बच्चों नीट का क्वेश्चन पेपर भी डिस्कशन करूंगा। मैंने नीट का एक टेस्ट लिया हुआ था 45 क्वेश्चंस का, उसमें कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। लेकिन अभी जो जेई का ये पेपर था इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी थे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो क्वेश्चन आप लोगों का डाउट हुआ होगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स, और प्लीज़ ट्राई टू कॉन्टैक्ट मी फॉर इवन अ स्मॉल डाउट। तो ऐसे ही बच्चों, और अल्कोहल फिनॉल ईथर का हम लोग लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन पहले ये सॉल्यूशंस का वीडियो हो जाए, फिर हम लोग अल्कोहल फिनॉल्स ईथर्स का वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। हैव अ वेरी नाइस डे एंड थैंक यू एवरीवन।